आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आज यहाँ पे आप मौजूद हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आज की जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हमारी सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से ये करी जा रही है। और मेरे साथ जो हैं अज़हर मौजूद हैं, अज़हर लगारी साहब, जो कि सेंट्रल मीडिया को देखते हैं और मेरा ख़ुद भी ज़ाहिर है कि इसी से ताल्लुक़ है। बिलाल जदून साहब हमारे MPA मौजूद हैं हमारे साथ, रेहान मौजूद हैं हमारे साथ, रेहान बंदूकड़ा हमारे MPA हैं, वाजिद हमारे MPA मौजूद हैं साथ, और सरीना बैठी हैं। सरीना हमारी सिंध के वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं, दो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा वाक़या जो गुल प्लाज़ा को हुआ है उनके लिए दुआ है कि जितने भी इंतकाल कर गए हैं, जितना यहाँ पे शहरियों का नुकसान हुआ है उनके लिए दुआ गो हैं हम, जो लोग शहीद हो गए हैं उनके लिए दुआ गो हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाक़या चित्राल के अंदर भी हुआ है, जिसमें 8 से 10 लोग जो हैं वो एक हादसे में जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जामशोरों के अंदर भी, तो डेरा इस्माइल ख़ान में भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग शहीद, जितने लोग इंतकाल कर गए उनको जन्नत अता फ़रमाएँ, तमाम शहदाओं को, उनके घर वालों को सब्र व तहम्मुल अता फ़रमाएँ। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे गुल प्लाज़ा के अंदर जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए भी जो है ख़ास दुआएं हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़ाहिर है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची शहर जो है उसको ओन करती है। इस शहर कराची ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस के अंदर, जो आखिरी इलेक्शंस 8 फरवरी के अंदर हुए थे, 21 नेशनल असम्बली की सीट्स दी थी। 22 सीटें हैं मेरे ख्याल से टोटल, जिसके अंदर से एक सीट मलीर के अलावा 21 सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ शहर कराची के अंदर जीती थी। इसका मतलब ये है कि शहर कराची जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। वो आपके सामने है कि किस तरीके से फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे दूसरी सियासी जमातें आकर बैठी हुई हैं और काबिज़ हैं, और उन्हीं वजूहात के बिना के ऊपर आज हम देखते हैं कि शहर कराची जो है वो सफ़र कर रहा है। इस शहर कराची के अंदर ना तो पानी के मामला हल होते हैं, ना यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन के मामला हल होते हैं, ना यहाँ पे ड्रेनेज के इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है। टूटी फूटी सड़कें कहें, हेल्थ का निज़ाम कहें, एजुकेशन की तबाही का आप हालात के बारे में ज़िक्र करें, या ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, ये तमाम वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 17 से 18 साल दौर के अंदर जो है वो नाकाम हो गई है आवाम को देने में। ये सिर्फ 17 से 18 साल लगातार नहीं है, मेरे ख़्याल से अंदाज़न अब तक जो है 7 से 8 दफ़ा ये हुकूमत सिंध के अंदर जो ये हुकूमत कर चुके हैं और लगातार करते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर हैं उनका तो ये तीसरा दौर है, लेकिन अफसोस ना तो शहर कराची में आवाम के पास आज पीने का पानी है, ना यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम अच्छा है, ना यहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम अच्छा है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध जो है वो आवाम को देने में जो है नाकाम हो गई है। चलें, ये चीज़ें तो सारी चलती रहती हैं और इसकी शिकायतें भी चलती रहती हैं, इस पर सियासी बयानात भी आते हैं, लेकिन बात यह है कि जब यहाँ पे आवाम की जानो माल का भी तहफ़्फ़ुज़ ना हो सके तो उसके ऊपर सवालात उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमारा उठेगा वो तो ज़ाहिर इस बात के ऊपर उठेगा कि जो आखिरी आपकी जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ है गुल प्लाज़ा के अंदर, जिसके अंदर आज तक मालूम चल रहा है कि 70 से 71 लोग जो अब तक अपडेट हो रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका जो कसूरवार है वो कौन है। आजकल तो आप देख रहे हैं कि बड़ा फ्रेंडली मैच चल रहा है, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि MQM पीपल्स पार्टी ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही सिखे के आप कह लेंगे, एक ही रुख हैं दोनों का। जिधर भी आप देखेंगे दोनों आपको साथ साथ नज़र आएंगे। जब हुकूमत बनानी होती है तो जब भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं TV पे देख रहा था कि MQM के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि ये भी हुकूमत के हिस्से तो बार बार रहे हैं, तो उसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भी ज़िम्मेदार है, फिर MQM भी ज़िम्मेदार है। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं शहर के अंदर, जो लोग शहीद हो रहे हैं, आग जलने से मर जाते हैं, कभी रोडों पे लुटने से मर जाते हैं, कभी ट्रैफिक एक्सीडेंट से उनका इंतकाल हो जाता है, कभी गटर में गिर के बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर जाते हैं, उसकी ज़िम्मेदार तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध है जो कि ज़िम्मेदार है। आप सब ने देखा कि अंदाज़न 2 साल पहले 2022 में जो है सदर ही के इलाके के अंदर कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी थी, और उस वक्त के MNA और उस वक्त के MPA जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे वो बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। जिस वक्त आग लगी उस वक्त भी मौजूद थे,
उस पूरी मार्केट को, कोऑपरेटिव मार्केट को हमने रेनोवेट किया, उसको बनाया, उसको मुकम्मल करा और वहाँ के लोगों को उनके पैरों पे खड़ा किया। और उसमें 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत की तरफ से हमने डिमांड नहीं किया था। हमने अपनी मदद आप उस मार्केट को हमने मुकम्मल किया और लोगों की जानें भी बचाई, वहाँ पे हम खड़े भी हुए। लेकिन अगर आज हम देखते हैं कि जो कुछ गुल प्लाज़ा के अंदर हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। मैं तो कहूँगा कि ये एक क्रिमिनल नेगलिजेंस है। कुछ चीज़ें जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर देखें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहते हैं। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर अगर आग लग जाती है, कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है, तो उसको संभाला किस तरह जाता है, उसको बचाया किस तरह जाता है। सबसे पहले तो जब 2022 में हमारी हुकूमत आई तो हमने अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश की कि शहर कराची के अंदर जब किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या किसी मार्केट में आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले हमें बताते हैं कि जब जलकर राख हो जाएगा तो हम जो है खुद ही आग बुझ जाएगी, क्योंकि उनके पास तो फायर टेंडर्स भी नहीं होते थे। वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने गुजारिश करके इस शहर कराची को 52 फायर ब्रिगेड्स दिलवाईं, मॉडर्न फायर ब्रिगेड्स, और उसके साथ साथ 2 स्नॉकल्स भी हमने दिलवाईं। लेकिन मेरे ख़्याल से हमारी हुकूमत से या हमसे ये गलती हो गई कि हमने फायर डिपार्टमेंट को जूते नहीं दिलवाए, या हमने उनको ग्लव्स नहीं दिलवाए, या हमने उनको वो ग्लासेस नहीं दिलवाए, वो उनको जिस्म का जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि उनका यूनिफॉर्म हो गया, वो शायद हमने उनको दिलवाया। तो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को ये काम भी करना था कि जूते भी दिलवाने थे, कपड़े भी दिलवाने थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो कहता है हम तो मार्केट के अंदर जा ही नहीं सकते हैं, इतनी गर्माइश है, क्योंकि वो कपड़े हमारे पास मौजूद नहीं है, वो चश्मे हमारे पास मौजूद नहीं है जो अंधेरे में हम देख सकें, वो जूते हमारे पास मौजूद नहीं है, फटे पुराने जूते उन्होंने पहने होते हैं। सो ये तो हुकूमत सिंध की प्रायोरिटी है कि शहर कराची के अंदर जब आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए वहाँ पे जाएंगे कैसे। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुल प्लाज़ा की आग जो है वो फायर डिपार्टमेंट ने बुझाई नहीं है, वो जल कर गुल प्लाज़ा राख हो गए हैं, लोग भी बेचारे वहाँ पे शहीद हो गए। जब सब कुछ जल के राख हो गया, जो हिस्सा गिरना था गिर गया, उसके बाद ये आग खुद ब खुद रुक गई। इस आग को बुझाया नहीं गया है। पूरी दुनिया में खाली पानी मारकर आग बुझाई नहीं जाती है, उसके लिए आपके पास वो ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, आपके पास वैसे केमिकल्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप अंदर जाएँ। अब आप देखें ना कि अगर ग्राउंड की पिच को सुखाना होता है तो उसके लिए तो हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। इनके पास भी अपने जहाज़ मौजूद हैं, इनके पास अपने हेलीकॉप्टर मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। बिलावल साहब को भी हम देखते हैं कि हर रंग का हेलीकॉप्टर उनके पास है, सीएम साहब के पास भी जहाज़ हैं। तो गुल प्लाज़ा के लिए वज़ीर आला साहब के पास वो हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मौजूद था जिसके ज़रिए छत के ऊपर उस हेलीकॉप्टर को उतारा जाता, वहाँ पर इमरजेंसी डोर जो छत के हैं उनको तोड़ा जाता और वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कराया जाता, क्योंकि गाड़ियाँ आज भी उसकी छत के ऊपर खड़ी हैं और कोई नुकसान उनको नहीं हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कि प्रायोरिटी नहीं है तो उसमें आप क्या करेंगे। दूसरी चीज़ यह है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि 1 लाख की आबादी के ऊपर जो है वो कम से कम एक स्टेशन होना चाहिए, फायर स्टेशन। सो अगर शहर कराची की लेट से अगर हम एग्जैजरेट ना भी करें, अगर कम बात भी करें, अगर 2.5 करोड़ की आबादी है तो इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम 250 स्टेशन तो होने चाहिए। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बताता है कि जो अमला जो है वो कम से कम 15 से 16 या 20 अमला जो है ना लोग होने चाहिए स्टाफ के, जो कि उस स्टेशन को चलाएंगे। और अब तो मेरे ख्याल से मेरे सुनने में आया है, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू सुना है कि 17 साल के बाद शायद अब भर्तियाँ जो हैं वहाँ पे वो शुरू हो रही हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस बारे में बात करें कि इस शहर के अंदर मार्केटों का देखा जाए कि पिछले 7 साल के अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो 60 वाक़यात हो चुके हैं, 60 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो शहर कराची के अंदर आग लगी है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर बेसिकली। और अगर खाली जो है आप बात करें इस साल की, तो इस साल में भी मेरे ख्याल से कोई 10 से 12 या 20 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर सिर्फ शहर कराची के अंदर जो है आग लगी है। जो चीफ़ डिपार्टमेंट का, जो चीफ़ है KMC का, फायर डिपार्टमेंट का, वो बताता है कि हमारे पास हम वेल इक्विप्ड हैं ही नहीं, हमारे पास वो तमाम इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं जिसके ज़रिए इस तरह की जब आग लग जाए तो हम उसको बुझा सकें। अब अगर पिछले 7 साल में 60 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं तो वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, आप तो मेरे ख़्याल से 7 साल से ज़्यादा अरसा आपका यहाँ पे गुजर गया है, और इनके जितने भी लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रहे हैं वो भी यहीं पे मौजूद रहे। तो इन 7 सालों के अंदर ऐसे क्यों नहीं इकदाम उठाए गए जिसके ज़रिए अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की बड़ी जो है इंसिडेंट वापस हो जाता है, या उसके बाद जितने हुए, जितने लोग मरे, उनको बचाने के लिए क्यों नहीं कोई किसी किस्म का इकदाम उठाया गया। सो हम तो देखें इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो काम करना ही नहीं है। इन्होंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि काम किसी हाल में हम नहीं करेंगे। उसकी वजह सीधी सीधी ये है कि उनको वोट यहाँ से मिलता नहीं है, कराची के लोगों ने इनको वोट दिया नहीं है। अल्लाह जाने
कि 4 सीटें भी किस तरह जो है ना किस तरीके से इन्होंने 4 सीटें ली हैं। मेरा सवाल है कि जो एरिया का एमएनए था वो वहाँ पे क्यों नहीं मौजूद था? एरिया के एमएनए को तो मौजूद होना चाहिए था ना, जो कि पीपल्स पार्टी का है, फॉर्म 47 वाला। एरिया का एमपी है तो वहाँ पे मौजूद था बिलाल जदून जो मेरे साथ बैठे में। लेकिन जाहिर है कि जो ज़िम्मेदार थे, जिनकी ज़िम्मेदारी थी, उनको किसी किस्म की कोई जो है ख्वाहिश नहीं थी कि वहाँ पर आएँ और बैठें। सो लिहाजा हम ये सबसे पहले डिमांड करते हैं कि अगर आगे लोगों को बचाना है, लोगों को जलने से, लोगों को इस किस्म के हादसा से बचाना है, तो सबसे पहले जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। जिन लोगों का कसूर था, जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे या जो डिपार्टमेंट्स के हेड थे, जब तक उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक ये मामला चलते रहेंगे इसी तरीके से, और इसी तरीके से कराची के लोग मरते रहेंगे। कभी गटर में गिर के मरेंगे, कभी एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कभी किसी ट्रैफिक हादसा के अंदर मर जाएंगे। तमाम चीज़ें जो हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस हैं, जिसकी ज़िम्मेदार हुकूमत सिंध है। सो मैं डिमांड करता हूँ कि मेयर कराची जो है, अगर उनमें ज़रा बराबर भी एहसास है कि ज़रा बराबर भी उनके अंदर शर्म है, तो वो अपनी पोजीशन से जो है वो रिज़ाइन करें, वो स्टेप डाउन होएं और उनकी जगह किसी भी, मेरे ख्याल से किसी खातून को लेकर आ जाएं। वैसे तो उनके जितने भी लोग हैं सारे फॉर्म 47 वाले हैं, तो फॉर्म 47 से किसी बेहतर शख्स को जो है वो चूज़ कर लिया जाए। जो मेयर साहब हैं वो हमें अच्छे तरीके से याद हैं कि 22 से 30 घंटे तक भी वहाँ पे पहुँचे नहीं थे। आग लगी हुई थी, लोग जल के मर रहे थे, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, लोगों का कारोबार वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, लेकिन जो ज़िम्मेदार था, जिसकी ज़िम्मेदारी थी, जो शहर कराची का मेयर था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। हम उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेगी, उनको अपनी पोजीशन से हटाएगी। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि किसी किस्म का कोई खौफ पैदा होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़िम्मेदारी जो है ना कोई लेगा कि अगर खुदा ना खास इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसको किस तरह बचाना है। अभी तक मेरे इल्म के अंदर कोई ऐसी मार्केट से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आगे के लिए उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं। कराची शहर के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जितनी शॉपिंग सेंटर्स हैं, जितने मॉल्स हैं, वो कराची शहर के अंदर पाए जाते हैं, और शहर कोई पाकिस्तान का और कोई शहर नहीं यहाँ पे इतनी तादाद के अंदर हों। सो हमारी गुजारिश ही हम करेंगे, क्योंकि आवाम का मामला है, कि खुदारा होश ले लें, लोगों की जानों को बचा लें। डिलीवर तो आप कर नहीं सकते हैं, काम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम आवाम की जान और माल की जो हिफाजत करनी है वो हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी पूरी की जाए और जो ज़िम्मेदार हैं उनको जो है ना अपनी पोजीशन से हटाया जाए, और जो समझते हैं कि समझेंगे तो ख़ुद नहीं, शायद वो कुछ ज़िम्मेदारी उठाएंगे नहीं रिज़ाइन करने की, तो हटाई दिया जाए तो उनको बेहतर होगा। बाकी जो चीज़ें जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, कि देखें कि एम.ए. जिन्ना रोड के हालात आपने देखें क्या हैं। वही हालात आपको यूनिवर्सिटी रोड के भी मिलेंगे, और शहर कराची के अंदर आपको ऐसे बहुत सारी सड़कें ऐसी मिलेंगी जो टूट फूट के शिकार हैं, और आज नहीं पिछले 8-10 साल से उनका वही हालात हैं। अगर एम.ए. जिन्ना रोड का रोड बना हुआ होता, उसके बीच के अंदर पता नहीं ग्रीन लाइन बनाना चाह रहे हैं, रेड लाइन बनाना चाह रहे हैं, ब्लू लाइन बनाना चाह रहे हैं, अगर वो टूटी भी नहीं होती, वो बनी हुई होती, तो उसमें भी फायर जो टेंडर्स आए हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हुई थी, उनको कुछ ना कुछ आसानी हो जाती। तो ये ज़िम्मेदारी भी इनकी कि क्या वजह है कि एम.ए. जिन्ना रोड पिछले 5 साल से खुदा हुआ है, पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत सारे रोड हैं जो कि खुद हैं, उनको प्रायोरिटी पे खुदा के लिए उनको बना के मुकम्मल कर लिया जाए। मैं गुजारिश करूँगा अज़ल लगारी साहब से कि कुछ इशूज़ थे, बड़े अहम मामला थे जिसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं, तो उसको भी वो हाईलाइट कर लें। खुर्रम शेर ज़मान साहब ने आपको तफसील से गुल प्लाज़ा के अलमनाक वाक़े के बारे में बता दिया है। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब पे। इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को एक नाजायज़ केस में एक जाली सज़ा में गिरफ़्तार हुए थे, और आज उसको 905 दिन हो गए हैं कि वो जेल के अंदर नाहक कैद हैं। यही सूरत हाल उनकी मुलाकातों के हवाले से है। उनकी आखिरी मुलाकात उनकी बहन उज़मा खानम से हुई थी, और वो भी 2 दिसंबर को हुई थी। उसको भी आज 54 दिन हो चुके हैं। मतलब पिछले 54 दिनों से इमरान खान साहब की, इतने बड़े लीडर जिनके लिए आलमी मीडिया ख़बरें देता है, जिनके लिए पूरा मीडिया, टॉक शोज़, पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो इमरान खान के गिर्द घूमती है, इतने बड़े लीडर की 54 दिनों से कोई ख़बर नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उनकी तबीयत कैसी है, कोई भी चीज़ उनकी बाहर नहीं आती। जब से वो गिरफ़्तार हुए हैं तो ये एक अनोखी गिरफ़्तारी है, क्योंकि पिछले दौर में हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब भी गिरफ़्तार हुए थे। वो बाकायदा कोर्ट आकर, नैब के कोर्ट आकर, दूसरे आम कोर्ट्स में जाकर पेशियाँ देते थे। उनके पार्टी की सारे लीडर वहाँ होते थे, उनकी मुलाकात होती थी, टीवी लाइव कवरेज दे रहा होता था। उसके अलावा उनकी मीडिया टॉक्स होती थी,
उनके जेल में जो है उनकी मुलाकातें होती थी। एक एक दिन में वो 60-60, 70-70 लोगों से अपनी पसंद के मुताबिक मिलते थे, अपनी पसंद के खाने खाते थे, उनके लिए स्पेशल कुक मंगवाए गए थे। फिर भी देखें, यहाँ नून लीग के वज़रा जो हैं वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो 5 स्टार फैसिलिटीज़ के साथ जेल में रहते हैं। ये 5 स्टार जेल, अल्लाह सबको मुबारक करे। अगर इस तरह है तो फिर नवाज शरीफ साहब को दोबारा जाना चाहिए। नून लीग के उन वज़रा को भी इस तरह के 5 स्टार के जेल में रखें, वक्त आएगा तो वो भी उनसे पूछा जाएगा। अच्छा, यही सूरत हाल जो है इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, बुशरा बेगम साहिबा, उनके साथ भी यही सूरत हाल है। उनकी भी कोई मुलाकात नहीं हुई है पिछले 50-60 दिन से अपने अहल खाना से। ये कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो इसलिए बंद है क्योंकि उनके मैसेज बाहर आते हैं जिससे जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा होता है। तो बुशरा बेगम का तो कोई ऐसा मैसेज नहीं होता, वो तो घरेलू खातून है, उनका तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उनकी मुलाकातें क्यों बंद है? तो ये इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है, कानून किसी के पास नहीं है। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने, लार्जर बेंच ने फैसला दिया हुआ है कि इमरान खान साहब की जो है हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातें होंगी, अहल खाना के साथ, वकला के साथ और रुफ़का के साथ। वो मुलाकातें मुकम्मल तौर पे बंद हैं। आखिरी मरतबा उनकी जो मुलाकात अपने पार्टी के दोस्तों के साथ हुई थी वो मेरे ख्याल में अगस्त में हुई, और अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर को अब तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनकी कोई मुलाकात किसी भी सियासी रफ़का से नहीं हुई। हालांकि जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इमरान खान साहब कोई, मेरे ख्याल में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि उनको कोई मीडिया अटेंशन की ज़रूरत हो। मीडिया हमेशा उनके अटेंशन के लिए कोशां होता है। 1971 से ये कौम उनको जानती है, पिछले 55 साल से उनको जानती है। इमरान खान साहब ने इस कौम में बड़ी कौम को खुशियाँ दी हैं। खेल के मैदानों में पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है। कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क का नाम रोशन करते रहे। उसके बाद उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जीता, और शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, पेशावर में बनाया, कराची में इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी तकमील है, और लाहौर में शुरुआत वहाँ से हुई थी। नमल यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी कि ताकि सीरतुल नबी को जो है वो इस मुल्क के नौजवान पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें, क्योंकि वो समझते हैं, उनका विज़न है। आज क्योंकि आलमी दिन भी है तालीम के हवाले से, तो उनका विज़न था कि तालीम जो है वो सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि दीनी भी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्सियत नहीं है जिनके बारे में पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। तो ये कौम के मुल्क के हीरो के साथ जो है ये सलूक है, क्या ये सलूक जायज़ है? क्या ये सलूक डिज़र्व करते हैं वो? क्या दुनिया में महज़ब ममालिक, जमहूरी ममालिक अपने हीरोज़ के साथ ये सलूक करते हैं? कोई उनकी तस्वीर बाहर नहीं आती, मीडिया में उनका नाम नहीं लिखा जा सकता, उनकी तस्वीर, कोई वीडियो, कुछ भी नहीं आता, इतनी पाबंदियाँ हैं। उसके अलावा उनके तकरीबन 250 मुकदमात हैं उस पर। अब 250 मुकदमे तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई मशहूर ज़माना अगर कोई क्रिमिनल भी होंगे तो उनके ऊपर भी नहीं होंगे। तो सारे जाली मुकदमात हैं, सियासी तौर पे वो मोटिवेटेड केसेस हैं। एक अपील पड़ी हुई है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उसको आज 1 साल हो गया है। वो अल कादर ट्रस्ट में जो उनको सज़ा हुई है उनकी और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा की, 1 साल से अपील जो है वो पेंडिंग है। इस मुल्क का कानून है, अगर 70 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो अदालतें जो हैं वो उनका केस जो है वो प्रायोरिटी पे सुनती है। औरतों का केस जो है वो प्रायोरिटी पे सुना जाता है। हम तो कुछ नहीं मांग रहे, इमरान खान साहब तो ये तो नहीं मांग रहे कि उनको आज़ाद कर दें अभी के अभी, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोसेस से चलें और अदालतों को आज़ाद कर दें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतें आज़ाद नहीं रही हैं, एग्जीक्यूटिव के जो हैं वो ताबे आ चुकी हैं। आबादी नज़र में तो ऐसा ही लगता है। तो 1 साल से उनकी अपील जो है वो पेंडिंग में है। यहाँ मैं जिक्र करूँगा कोट लखपत जेल में जो हमारे सियासी असीरान हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उसके अलावा वहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं। हमारी ख़वातीन जिनको सज़ाएँ हुई हैं उनमें आयशा भुट्टा हैं, आलिया हमज़ा हैं, जी फिरदौस राय हैं, वहाँ पे कमल शहज़ब हैं, उसके अलावा भी खदीजा शाह हैं, दूसरी भी बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो ये ख़वातीन को सज़ाएँ देना, उनको जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी से दूर कर देना, और इसके अलावा हज़ारों कारकुनान हैं, सैकड़ों कारकुनान हैं जो इस वक्त जेल में हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं। अल्लाह करे कि इस मुल्क में जो है ये सोच प्रिवेल हो कि इस तरह माहौल ठीक नहीं हो सकता। माहौल तब ठीक होगा जब आप ये चीज़ें ठीक करेंगे, जब आप अदालत को आज़ाद करेंगे, जब आप मीडिया को आज़ाद करेंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, वो आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 जो बुनियादी हुकूक के होते हैं, ज़िंदगी के बारे में जो आर्टिकल होते हैं, आज़ादी के बारे में जो आर्टिकल होते हैं,
आर्टिकल ये आइन के तो छोड़े, जेल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पे। तो बड़े अफसोस की बात है कि खान साहब जो है वो अभी भी जो है वो इन्हीं जाली मुकदमात का सामना करते हुए उनको कौम से दूर रखा गया है। लेकिन इंशाल्लाह वक्त आएगा, एक दौर आएगा इंशाल्लाह, जब इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और उस दिन आप देखेंगे कि हज़ारों नहीं लाखों अफराद उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह। वो जल्द वक्त आएगा इंशाल्लाह। ये जितने भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ मैं मीडिया पे जो पाबंदी है, इजहार राय पे जो पाबंदी है, उस पर भी बात करना चाहूँगा कि किसी भी मुल्क के लिए जमहूरियत का फलना फूलना जो है वो मीडिया से रिलेटेड होता है। मीडिया जितना आज़ाद होता है, और ज़िम्मेदार भी, मैं कहूँगा ज़िम्मेदार भी होना चाहिए मीडिया को, जितना मीडिया आज़ाद होगा, जितना मीडिया ज़िम्मेदार होगा, जमहूरियत उतनी ही फलेगी और तरक्की करेगी। उसके अलावा सज़ा और जज़ा का एक निज़ाम बनेगा, एहतसाब होगा, लोग अवाम के सामने जवाबदेह होंगे, इश्यूज़ जो हैं वो सामने आएंगे। यहाँ बेसिक इश्यूज़ तो छोड़े, मुल्क के सबसे बड़े लीडर का इशू नहीं आ सकता। तो इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। और किसी को बात करनी है? ठीक है। ठीक है जी, कोई सवाल अगर नहीं है तो ख़त्म करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।